देखिए, जब हम सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं, सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है जब बिजनेस केवल एक सिंगल पर्सन के द्वारा होता है और वो सेम पर्सन उसको रन करता है, तो उसको सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। जब हम सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं, तो सोल प्रोप्राइटर के केस में ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है बहुत छोटा पॉइंट, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। सोल प्रोप्राइटर के केस में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या 11th क्लास में बनाते थे, तो आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या आंसर आता था हमारा? जल्दी बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर क्या आंसर आता था? आप थोड़ा अलर्ट हो जाइए सारे प्लीज। व्हाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाज प्रिपेयर्ड? चार पांच बच्चों, कुछ बोलना ही नहीं है तुम लोगों ने। बिजनेस का क्या निकालने के लिए? बिजनेस का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम P&L अकाउंट बनाते थे 11th क्लास के अंदर। क्या आपको ये याद है कि हम लोग जब P&L अकाउंट बनाते थे तो हम क्रेडिट साइड में P&L अकाउंट के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लिख देते थे और डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिख देते थे। अब प्रोपराइटर मान लो मिस्टर राम है, तो राम का जो प्रॉफिट है, जब हम उसको कैलकुलेट करते थे तो हम P&L की डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते थे, क्योंकि बिजनेस का क्या होता था? एक्सपेंस। और इंटरेस्ट ऑन फर्म की क्या मतलब बिजनेस के लिए क्या होती थी? इनकम। तो इसको हम P&L की क्रेडिट में लिखते थे और फिर इनको लिखने के बाद हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे। यानी प्रोपराइटर के केस में जो नेट प्रॉफिट निकलता था वो बाय डिफॉल्ट कैसे निकलता था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करके और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऑलरेडी माइनस करके हमारा नेट प्रॉफिट का आंसर आता था। यानी हमें इसको दोबारा माइनस करने की जरूरत किसी अकाउंट के अंदर नहीं पड़ती थी, आप ऐसा भी कह सकते हैं। दोबारा बोलूं ये लाइन? दोबारा बोलूं ये लाइन? सबको बात समझ आ रही है? सबको ये बात समझ आ रही है? कारण क्या होता था? सोल प्रोपराइटर कहता था यार मैं अकेला बिजनेस का ओनर हूँ, जितना मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है वो फॉर्म ले ले, यानी मेरी बुक्स में उसको क्रेडिट कर दे इनकम की तरह, और इंटरेस्ट इन कैपिटल जितना मेरी कैपिटल पे लगता है उसको डेबिट कर दो और आंसर निकाल लो मेरा। अब चाहे आंसर प्रॉफिट आए या लॉस आए, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? दोबारा बोलो। क्योंकि प्रॉफिट आएगा तो भी सारा उसका, लॉस आएगा तो भी सारा उसका। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम सबसे पहले अपने बिजनेस की इनकम में से जितने भी एक्सपेंसेस बाहर के हैं जो कंपल्सरली चुपे हैं, पहले हम उनको माइनस करके क्या निकाल लेते हैं? नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट आ गया तब हम आपस में इस प्रॉफिट में से क्या दे देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, जिसको कमीशन देनी है उसको कमीशन, और फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा वो हम आपस में मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, और फिर जो प्रॉफिट बच जाएगा वो एज अ डिविजिबल प्रॉफिट हम लोग आपस में बांट देंगे। यानी पार्टनर्स इस प्रोसीजर को, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन को
P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट निकलने के बाद करते हैं, क्योंकि उनका प्राइम मोटिव जो होता है वो क्या होता है, बाहर के खर्चे पे करना या बाहर के खर्चों को मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इनकम में से माइनस करना उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद वो कहते हैं नेट प्रॉफिट आएगा तो पार्टनर को इंटरेस्ट सैलरी कमीशन दे देंगे, और अगर लॉस आ गया तो फिर पार्टनर्स को देने से क्या कर देंगे, मना कर देंगे। इसका मतलब जो प्रोपराइटर है, सिंगल ओनर, वो चार्ज एप्रोप्रिएशन के चक्कर में नहीं पड़ता था, वो इनकम को इनकम मानकर और इंटरेस्ट को एक्सपेंस मान के डिडक्ट करके अपना प्रॉफिट निकाल लेता था। लेकिन पार्टनर्स के केस में जितने भी अमाउंट आपने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये पार्टनर्स के केस में पार्टनर्स को तभी दिए जाते हैं जब फर्म के पास क्या आया हो, नेट प्रॉफिट आया हो, वरना पार्टनर्स पे देने से मना कर दिया जाता है। इसीलिए हम लोग इन अमाउंट को पार्टनर्स को देने के लिए P&L अकाउंट के बाद क्या बनाते हैं, P&L अकाउंट के बाद फर्म के केस में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहता है कि अगर प्रॉफिट होगा तो मैं एप्रोप्रिएशंस कर दूंगा इन द फॉर्म ऑफ दीज अबव, अगर नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगा। तो इसलिए हम पार्टनरशिप के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं। सेम उस काम को करने के लिए जो काम प्रोपराइटर ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर किया था। अगर आप कंपेयर करके चलोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या कह रहा हूं। अगर कंपैरिजन नहीं कर रहा ना ये P&L से ऊपर, तो फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वीक हो जाएगा। तो भाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, जो अमाउंट पार्टनर्स को देने हैं वो P&L से पहले P&L से पहले अपनी फर्म का P&L से पहले अपनी फर्म का जो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का प्रोसीजर है फर्म पहले उसको माइनस करती है, यानी बिजनेस इनकम में से बिजनेस एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, माइनस, और प्रॉफिट निकाल लेते हैं। उसके पोस्ट हम पार्टनर्स को ये अमाउंट देने की बात करते हैं, जबकि सोल प्रोपराइटर ये सारे अमाउंट कहाँ डाल चुका होता है, अपने P&L में डाल चुका होता है। दोबारा बोलूं तो जब हम ये फॉर्मेटिंग करते हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा कि बार हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे तो मैं थोड़ा डिफरेंटली बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको अगर कोई MCQ बेस्ड क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको एटलीस्ट ये पता हो कि P&L के अंदर क्यों नहीं और P&L एप्रोप्रिएशन में क्यों। तो P&L में इट इज पॉसिबल ओनली फॉर प्रोपराइटर बट नॉट फॉर पार्टनर्स। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से नेट प्रॉफिट निकालते हैं, और उस नेट प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पर P&L एप्रो की क्रेडिट साइड में डाल देते हैं। देन आफ्टर दैट आपको रिकॉल करना होगा, मैंने आपको पार्टनरशिप फॉर्म में बताया था कि हमें कई बारी P&L एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले हमें P&L अकाउंट बनाना पड़ जाता है। ये P&L अकाउंट बनाना हमें कब पड़ जाता है, जब हम पार्टनरशिप के कुछ पर्टिकुलर फीचर पढ़ते हैं जिसमें कुछ आइटम को पार्टनर्स को देना कंपलसरी माना गया है, या जिनको किस कैटेगरी में डाला गया है, चार्ज। यानी उन्होंने कहा कि नेट प्रॉफिट निकालने से पहले, अब ये और ज्यादा अच्छा समझ आएगा आपको, कि जैसे प्रोपराइटर बॉदर नहीं करता कि मेरा प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, ऐसे ही चार्ज का मतलब होता है, पार्टनरशिप फॉर्म कहती है पार्टनर को आप यहां से क्या दे दो, पार्टनर को आप यहां से रेंट टू पार्टनर दे दो, और पार्टनर को उसके लोन का इंटरेस्ट दे दो,
तो लोन का इंटरेस्ट कौन सा, जो उन्हें पार्टनर्स को ग्रांट करना है, और यहां से आप नेट प्रॉफिट ले लो। तो वो कह रहा है पहले नेट प्रॉफिट, कौन से वाले नेट प्रॉफिट, जो बिजनेस के इनकम और बिजनेस के एक्सपेंस को माइनस करके प्रॉफिट आया है, उसमें से अब पहले आप पीएनएल के अंदर ही चार्जेस को इंक्लूड करो, पे करो, अब जो प्रॉफिट बचेगा फिर उसको एप्रोप्रिएशन के आगे कैरी करें। दोबारा बोलो, तो इसका मतलब पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ जाता है जब हम पार्टनर्स को चार्जेस अलाउ करते हैं, और जब क्वेश्चन में आता है फिर चार्जेस के बाद वाला प्रॉफिट हम कहाँ कैरी करते हैं, पीएनएल एप्रो में कैरी करते हैं। दोबारा बोलो, एक पॉइंट और रिकॉल कराऊंगा मैं आपको, ये भी बताया गया था कि अगर आप चाहें तो आप इस पीएनएल अकाउंट को आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अब इसको अवॉइड करने का तरीका क्या है कि हम यहां पर इस प्रॉफिट को कंसीडर ना करें, हम इस वाले प्रॉफिट को ले लें यहां पर जो बिफोर चार्जिंग था, बिफोर चार्जेस था, और पहले इसमें से रेंट टू पार्टनर को माइनस कर दें, और फिर रेंट टू पार्टनर के बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन माइनस कर दें, अब इनको माइनस करके जो अमाउंट आए उसको बाहर लिख दीजिए। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो फिर ये वाला प्रॉफिट आपका यहां आ जाएगा। अब आप पीएनएल अकाउंट बना के करो तो आप डायरेक्ट ऐसे कर दीजिएगा, फिर इनको माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पीएनएल को अवॉइड करना चाहते हैं, अगर आप पीएनएल को अवॉइड करना चाहते हैं, देन इन दैट केस आप इस ब्लू वाले जो बॉक्स में नीचे मैंने अप्रो में डाले, ये वाला प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा। दोबारा बोलो, पर हम न्यूमेरिकली ऐसा कर सकते हैं, हम न्यूमेरिकली ऐसा कर सकते हैं, पर जब हम आपको जर्नल एंट्रीज पढ़ाएंगे तो जर्नल एंट्रीज के अंदर हमेशा हम पीएनएल अकाउंट के थ्रू ही जर्नल समझाते हैं, क्योंकि एक्चुअल इसकी एक्चुअल जगह तो पीएनएल अकाउंट है, वो तो हम अपनी सुविधा के लिए उसको क्या कर रहे हैं, हम अपनी सुविधा के लिए ऐसा कर रहे हैं जब एक कोई आंसर माइनस करने की बात करने लग जाते हैं, पर इसकी एक्चुअल जगह तो यही पर ऊपर ही है, क्या है दोबारा बोलो, यदि एंट्री के हिसाब से तो यही एंट्री रहेगी, बनाने के हिसाब से सॉलिड के हिसाब से आप पीछे दिखा रहे, से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोबारा बोलो लाइन, दोबारा बोलो लाइन, एक बात और मुझे आंसर दीजिएगा कि पार्टनर को ब्याज दिया जाता है लोन पे, उससे कभी लिया भी जाता है, कब लिया जाता है, जब पार्टनर ने फर्म से लोन रेज करा होगा, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टेकन, जब उसे ब्याज लेंगे तो दैट बिकम्स इनकम फॉर द फर्म, तो फर्म की क्या बनेगा, इनकम। दोबारा बोलो, और बैंक पार्टनर, फर्म पार्टनर को लोन देते हुए उसको एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट कर लेती है कि भाई अगर हम ये ब्याज किसी, अगर हम लोन किसी बाहर के आदमी को दे दे तब भी तो उससे क्या लेते, इंटरेस्ट लेते, और वो इंटरेस्ट फिर पीएनएल की कहाँ जाता, पीएनएल की क्रेडिट साइड में एज एन इनकम रिकॉर्ड होता यहाँ पर, तो ये भी तो फर्म की इनकम ही हुआ, तो इसको पीएनएल की क्रेडिट में रिकॉर्ड करो। तो अगर आप पीएनएल बनाओगे तो उसको क्रेडिट में डाल देना पीएनएल के, और पीएनएल अवॉइड करोगे तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कौन सा वाला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन चार्ज, जो आपने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन चार्ज करा वो आपकी फर्म की इनकम है, उसको आपको ऐड करना पड़ जाएगा। अब ये प्लस माइनस करके जो वैल्यू बाहर निकालोगे, ये आपका कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा पता है आपको, ये नेट प्रॉफिट कौन सा कहलाएगा, बिफोर एप्रोप्रिएशन बट आफ्टर चार्जेस। दोबारा बोलूं, किसी को इसमें तो कंफ्यूजन नहीं हो रही है कि पीएनएल ऊपर बनाना है या पीएनएल नीचे बनाना है, पर अगर आप अवॉइड करना चाहो तो आप नीचे वाला काम करोगे, अवॉइड नहीं करना चाहोगे तो ऊपर का पीएनएल बना लेना, फिर जो नेट प्रॉफिट रेड बॉक्स से नीचे आ रहा है वो नेट प्रॉफिट आप रेड वाला लिख पाओगे। अगर आप ऊपर नहीं बनाना चाहते तो नीचे इसको फिर पीएनएल एप्रो में माइनस प्लस करना पड़ेगा।
नेक्स्ट टाइम में ना आप लोग च्युइंगम नहीं खाएंगे क्लास के अंदर प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। इट सीम्स वेरी ऑकवर्ड यार, आप मेरी जगह बैठोगे तो आप रियलाइज कर पाओगे इस चीज को। आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप पिक्चर देख रहे हो आप बैठ करके आज, ब्रह्मास्त्र। मुझे बहुत दिनों से ऐसी फीलिंग आ रही है, पर मैं कहता नहीं, मैं इसलिए बच्चों को नहीं कहना चाहता कि यार बच्चे नाराज हो जाए, उनको अदरवाइज लगे, प्लीज डोंट टेक मी ऑन द रॉन्ग साइड, बट इट डजंट लुक नाइस यार। तो पार्टनर्स की कैपिटल में जो अप्रोप्रिएशन है वो आपने क्रेडिट में लिख दी, और जो P&L अकाउंट का मतलब जो डिविजिबल लॉस है आपका, चाहे वो P&L से आया, P&L अप्रोप्रिएशन से आया है, या पार्टनर की ड्राइंग्स हैं, या पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं, ये पार्टनर की कैपिटल को माइनस कर रही हैं, तो इसको आप यहाँ भी देख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन, यहाँ पर पार्टनर की ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिड्यूस कर रही थी, उसको आपने माइनस साइड पे यहाँ पर माइनस कर दिया इनकी कैपिटल में से। तो पार्टनर्स कहते हैं जो हमें देना है अप्रोप्रिएशन के फॉर्म में वो आप ऐड कर दो, और जो हमसे आपने माइनस करना है ड्राइंग्स और इंटरेस्ट के लिए वो डेबिट में डालकर माइनस कर दीजिए। तो यार ये प्लस और माइनस का प्रोसीजर जो यहाँ पर इस बैलेंस शीट के अंदर हो रखा है, वो प्लस माइनस का प्रोसीजर हमारा अकाउंट्स कहता है यहाँ पर आकर के कि वो कैपिटल अकाउंट में करना बेहतर होगा बजाय कहाँ करने के, बैलेंस शीट में। इसलिए हम लोग ये कैपिटल अकाउंट ऊपर प्रिपेयर कर रहे हैं। इसमें एक पॉइंट जो रह गया वो ये है कि अगर पार्टनर की कैपिटल, अगर पार्टनर अपनी कैपिटल में से ड्राइंग्स करते हैं, आपको थोड़ा रिकॉल करना होगा कैपिटल में ड्राइंग का मतलब क्या था। अगर पार्टनर अपनी कैपिटल को निकालते हैं, जैसे फ्रेश कैपिटल का अपोजिट होता है, एडिशनल कैपिटल का अपोजिट क्या होता है, कैपिटल ड्रॉन। तो अगर पार्टनर अपनी कैपिटल को निकालते हैं तो वो डेबिट साइड में आएंगी। अब एक बात का आंसर दीजिए, हमने टॉपिक किया था ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, एक ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे आ गए हैं। ये ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है ये वाला, और ये है कैपिटल ड्रॉन ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है। जब पार्टनर अपनी कैपिटल में से पैसा निकालते हैं, यानी जैसे ए की कैपिटल 3 लाख है, वो अपनी कैपिटल में से 1 लाख निकाल ले, तो हम टू कैश या बैंक लिखेंगे यहाँ पर। लेकिन अगर पार्टनर इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से, अपनी सैलरी में से, अपनी कमीशन में से और अपने डिविजिबल प्रॉफिट में से अगर वो कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है तो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होती है। तो दैट इज ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर इधर इस बॉक्स में से निकालेगा और ऊपर वाले सर्कल में से निकालेगा यहां से अगर, तो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है। ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है हमारे लिए। इसके बाद अब हम क्लोज करेंगे। आप सभी को पता है कि फिर कैपिटल अकाउंट की टोटल देखा जाता है, फिर टोटल देख करके कैपिटल का बैलेंस निकाला जाता है। तो हम यहाँ पर टू बैलेंस कैरेट डाउन निकाल लेंगे, ए के आंसर, बी की कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस और सी की कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस। कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी करेंगे प्रैक्टिस में, तो हम ये देखेंगे किसी पार्टनर की कैपिटल का जो क्लोजिंग बैलेंस है ए का या बी का या सी का, वो यहाँ पर से डेबिट की जगह कहाँ आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है। ऐसा भी पॉसिबल है। तो यहाँ बैलेंस बच जाएगा तो वो बैलेंस डेबिट माना जाएगा, और आंसर यहाँ बच जाएगा तो वो बैलेंस क्रेडिट माना जाएगा। ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का रूल है। ये बहुत मैक्सिमम लेवल पे मैंने आपको बताया। अब प्लीज इतना हम कभी नहीं भूलेंगे कि ये जो बैलेंस शीट में प्लस माइनस है ना, वही बैलेंस शीट में आने वाला प्लस माइनस आप किस जगह पर ले रहे हो, पी के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। एक चीज छूट गई हो, मैं भी लिखूंगा, दैट इज, प्लीज सुनिएगा ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज। अगर किसी पार्टनर से हमने उसके लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है, कौन सा वाला, एप्रोप्रिएशन में जाएंगे तो जो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन लोन हमने चार्ज करा था ये वाला, ये उससे साथ साथ काटना पड़ेगा हमें। फर्म की इनकम है, फर्म की इनकम है तभी यहाँ ऐड हो रही है क्रेडिट साइड में, और पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, तो ये वाला इंटरेस्ट हम उसके कैपिटल अकाउंट में से डिडक्ट करेंगे साथ साथ। लेकिन बच्चे बोलते हैं सर फिर तो ये जो पार्टनर का आपने इंटरेस्ट ऑन उसको ग्रांट करा ये वाला, फिर ये वाला आप उसकी कैपिटल में जोड़ क्यों नहीं देते। उसका रूल अभी के भी सुन लीजिए। जब पार्टनर को इंटरेस्ट उसके लोन पे दिया जाएगा, जब पार्टनर को
उसके लोन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो उसके लिए एक सेपरेटली लोन अकाउंट मेंटेन करा जाएगा, क्योंकि ये फॉर्म की लायबिलिटी है। तो बीइंग लायबिलिटी फॉर्म इसका लोन अकाउंट अलग मेंटेन करेगी, और इसके जो ब्याज है इसके लोन का, वो फॉर्म एज अ लायबिलिटी फिलहाल उसके अकाउंट में रिकॉर्ड करेगी। यानी ये याद रखना है, जब पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है तो सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, लेकिन जब पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है तो फिर वो अलग अकाउंट में नहीं, वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से डिडक्ट किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज वन ऑफ द रीजन कि मैंने कहा एक बार हम कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट रिवाइज कर लेते हैं। बाकी एक बार रिकॉल कराना जरूरी था कि ये प्लस क्यों और माइनस क्यों और क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये भी बताना जरूरी था कि कैपिटल बैलेंस क्रेडिट भी हो सकते हैं फ्लक्चुएटिंग में, और डेबिट भी हो सकते हैं, और एंड वाले बैलेंस भी डेबिट भी आ सकते हैं और क्रेडिट भी आ सकते हैं। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आंसर फॉर्मेट। अब जब पार्टनर्स अपनी कैपिटल को फ्लक्चुएट करते हैं तो ये सारे एडजस्टमेंट इसी के ही अंदर कैपिटल अकाउंट में ही कर दी जाती है, प्लस माइनस के फॉर्म में। तो कभी भी पार्टनर की जो क्लोजिंग कैपिटल आएगी वो कभी भी ओपनिंग से मिलती जुलती नहीं होगी। अब जब पार्टनर अपनी कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग की जगह क्या रखते हैं, फिक्स, तो ये बहुत आसान सा मैंने काम किया हुआ है। ये जो बॉक्सेस के अंदर अमाउंट है आपका, जहां मैंने अप्रोप्रिएशन लिखा हुआ है, ये वाला जो अप्रोप्रिएशन वाला ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक, और यहां से ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को, और लॉस भी है उसके अंदर ये वाला। अब ये जो मैंने आपको यहाँ बताया, इस वाले हिस्से को अगर आप उठाकर अलग अकाउंट में डाल देंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, करंट अकाउंट, तो फिर इस कैपिटल अकाउंट में सिर्फ किसका इफेक्ट रह जाएगा, कैपिटल का। यानी जो आपने प्लस माइनस करे हैं ना, उनको आप सेपरेट अकाउंट में डालेंगे तो वो कौन सा अकाउंट होगा, करंट अकाउंट होगा। कैसे करना है समझते हैं एक बारी। फिक्स कैपिटल मेथड में हमारे पास एक अकाउंट आ जाता है, कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, जिसमें से जो भी एप्रोप्रिएशंस हुई हैं या पीएनएल अप्रो वाली आइटम है उनको यहाँ से हटा दिया जाता है, और सेकंड अकाउंट हमारा हो जाता है यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल है ये, और अगर न्यूली फॉर्म बिजनेस होता है तो आपको पता है हम कैपिटल लिखने के लिए क्या लगाते हैं,
बाय कैश या बैंक। इसके बाद एक बारी बैंक और कैश कब आता है यहाँ पर, जब प्रोप्राइटर या पार्टनर्स फॉर्म में एडिशनल कैपिटल लगाते हैं तो उनकी कैपिटल में एडिशन होती है। और जब पार्टनर अपनी कैपिटल में से अमाउंट को ड्रॉ करते हैं, जब पार्टनर अपनी कैपिटल में से अमाउंट को विड्रॉ करते हैं तो हम उसको डेबिट साइड में डालते हैं। इसको कौन सी ड्राइंग कह रहे थे, एक बार रिकॉल करा सकते हैं? ये ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है, क्योंकि कैपिटल को कम करने की बात की गई है, इस वाली कैपिटल को। तो ये हो गई इधर वाली एडिशनल कैपिटल, एडिशन टू कैपिटल, ये हो गई ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। इसके अलावा इस कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं आता, यानी कैपिटल को चेंज करने वाले, फ्लक्चुएट करने वाले जितने भी रीजंस थे वो इसमें आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो टू बैलेंस कैरेट डाउन करके यहां से क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है कैपिटल का। तो यहाँ पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को क्या कहा जाता है, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फिक्स्ड कहा जाता है। फिक्स्ड मतलब उनकी कैपिटल में परिवर्तन नहीं है। एक्सेप्ट कब नहीं है, क्वेश्चन आता है थ्योरी में, एमसीक्यू बेस्ड भी आता है, जब पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आएंगे या ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल करेंगे तो ही कैपिटल चेंज होगी, अदरवाइज पार्टनर्स की कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब नेक्स्ट पार्ट है इसका। अब हम इसके बाद क्या बनाते हैं, पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स। करंट अकाउंट का रूल क्या है, जो कैपिटल अकाउंट में नहीं लिख पा रहे हैं उसको कहां लिखना है, करंट अकाउंट में। यानी पार्टनर की जो, अगर आप बात समझ पाओ तो बहुत बढ़िया है, पार्टनर की जो एनुअल ट्रांजेक्शन है ना, एनुअल ट्रांजेक्शन मतलब जो करंट ईयर को बिलोंग करती हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इस साल का प्रॉफिट, इस साल का लॉस, इस साल की ड्राइंग, इस साल की इंटरेस्ट ड्राइंग, उसको वो कह रहे हैं हम कहाँ डाल देते हैं, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में सेपरेटली रिकॉर्ड कर लेते हैं। उससे कैपिटल को, उसमें कैपिटल, उनको कैपिटल के साथ मर्ज करने की जरूरत नहीं है। तो जो पार्टनर्स के साथ करंट ईयर में जो भी अप्रोप्रिएशन हुई हैं, वो अप्रोप्रिएशन या जो उनसे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह लेना है, वो एक सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड कर दीजिए ताकि कैपिटल अफेक्टेड रहे। तो हम पार्टनर्स का करंट अकाउंट जब बनाना शुरू करते हैं तो इसमें सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाता है। ये जो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ये करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस को बताता है, ए के, बी के और सी के। तो यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के, करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस आएगा, और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस क्या चल रहा होगा, डेबिट, तो यहाँ पर डेबिट बैलेंस आएगा। अब बात को ध्यान से सुनेंगे, कई बार जब कैपिटल फिक्स होती है और हमें करंट अकाउंट बनाने के लिए कहा गया होता है, तो कई बार क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं दिए होते हैं। अगर हमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं दिए हुए तो हम ये मान लेते हैं कि या तो पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल को इस ईयर में फ्लक्चुएटिंग फिक्स में कन्वर्ट करा है, फिक्स्ड में, इसलिए उनकी ओपनिंग नहीं है, या फिर वो एक न्यूली फॉर्म्ड फर्म है जिसका फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, तो इसलिए उनकी करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं है। ये दो रीजन पॉसिबल मुझे समझ आते हैं। तो अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस हो तो डाल दीजिए, नहीं हो तो नहीं डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करना है, ये जो ऊपर कैपिटल अकाउंट में आपने देखिए राउंड बॉक्स के नीचे इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, डिविजन प्रॉफिट, ये चार अमाउंट इधर के, इधर से डिविजिबल लॉस, ड्राइंग और इंटरेस्ट ड्राइंग और इंटरेस्ट पार्टनर लोन, चार एलिमेंट इधर के और चार एलिमेंट उधर के, जो कैपिटल को चेंज कर रहे थे वो करंट अकाउंट में डाल। अब आपने क्या करना है, अब क्रेडिट साइड में यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का ए में, बी का बी में, सी का सी में, सैलरी जिसकी कंसर्न पार्टनर की होगी उसकी कॉलम में लिख दीजिए, बाय
कमीशन जिस पार्टनर की कंसर्न है उसमें लिख दीजिए और प्रॉफिट की शेयर में लिख दीजिए बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट ए का शेयर पेमेंट का बी सी का सी में। डेबिट साइड में जाइए, पार्टनर्स की ड्राइंग्स देखिए। ये ड्राइंग्स कौन सी हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट। ये आउट ऑफ प्रॉफिट है बेटा, ऊपर वाली आउट ऑफ कैपिटल की है बेटा। यहाँ पर आउट ऑफ कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग सेग्रीगेट हो जाती है। आउट ऑफ कैपिटल वाली कैपिटल अकाउंट में रह जाती है, आउट ऑफ प्रॉफिट वाली नीचे आ जाती है। तो ड्राइंग्स के बाद क्या लगा था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का ए में, बी का बी में, सी का सी में। इसके बाद ड्राइंग के बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज फ्रॉम हिम। जो उससे हमने पार्टनर पे इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करा है वो यहाँ से इसकी डेबिट साइड में आ जाएगा। इसके बाद आप अपने करंट अकाउंट को बैलेंस करेंगे। दोनों पॉसिबिलिटीज है। आपका जो आंसर है करंट अकाउंट को इधर भी आ सकता है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अगर इधर आ गया तो क्रेडिट साइड का टोटल चार्ज तो क्रेडिट बैलेंस माना जाएगा। अगर डेबिट की आइटम्स ज्यादा हो गई और आंसर इधर बच गया तो वो डेबिट बैलेंस माना जाएगा पार्टनर का करंट अकाउंट का। आप ये आपका कैपिटल करंट अकाउंट सेग्रीगेट हो गया, आइटम सेग्रीगेट हो गई, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में रह गई। बाकी जो पार्टनर की एनुअल ट्रांजैक्शंस है जो हर साल रिपीटेटिव होंगी वो आपने एक जगह पर कर, मतलब उनको आपने किसके साथ मर्ज नहीं करा, कैपिटल के साथ मर्ज नहीं करा, एनुअल ट्रांजैक्शन को अलग कर लिया और कैपिटल बैलेंसेस को अलग कर लिया। लेकिन जब पार्टनर्स कहते हैं हमारी एनुअल ट्रांजैक्शन हमारी कैपिटल के साथ मर्ज कर दो और हमारी कैपिटल क्या होती चली जाए, फ्लक्चुएट, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम सारे आइटम कैपिटल अकाउंट के अंदर ही मर्ज कर देते। दोबारा बोलो। वरना उसका ना यूज नहीं रह जाएगा, वो करना जरूरी है। अभी बहुत आसान क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक्चुअली रिकैप करा रही है, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, पर क्योंकि ये नेक्स्ट क्लास के जो 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराने हैं उसका कॉन्सेप्ट है, इसीलिए बताना एक बार रिकैप कराना जरूरी है। ठीक है, I want to clear the concept of sufficient profits, insufficient profits, and losses. बहुत आसान एग्जांपल से शुरू करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ए और बी का, ये मैंने पहले भी कराया पर मैं दोबारा करा रहा हूँ। 2 लाख रुपए और इसका 1 लाख रुपए, 3 लाख। यहाँ से सैलरी है पार्टनर बी की 50,000 और कमीशन है पार्टनर ए की 1 लाख। ये क्वेश्चन ऐसा आया, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए बेटा। 3 लाख रुपए इंटरेस्ट देना था पार्टनर्स को, 50,000 बी की सैलरी देनी थी 3.5 लाख, कमीशन ए की देनी थी 1 लाख, टोटल हो गया 4.5 लाख। अब आपके क्वेश्चन में यहाँ पर नेट प्रॉफिट में मान लेता हूँ 6 लाख रुपए फर्म का नेट प्रॉफिट है। अब आपके नेट प्रॉफिट की वैल्यू 6 लाख है, जो किससे ज्यादा है? आपके दी जाने वाली अप्रोप्रिएशन से ज्यादा है। तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ appropriation or net profit. When net profit exceeds the amount of appropriation, then that is a case of sufficient profit. तो यहाँ पर
एप्रोप्रिएशन इन टोटल जो है मेरे पास 4.5 लाख की है और नेट प्रॉफिट मेरे पास कितने का है, 6 लाख का है। तो टोटल मेरे पास पार्टनर्स को देने के लिए एम्पल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल है। तो मैंने पार्टनर्स को इजीली 4.5 लाख अमाउंट दे दिए होंगे। उसके बाद भी मेरे पास कितना प्रॉफिट बचा होगा, 1.5 लाख का। ये डिविजिबल प्रॉफिट फिर मैंने किस में डिवाइड कर दिया होगा, ए और बी में। अब ए और बी की कोई रेशियो नहीं है, तो हम बाय डिफॉल्ट रेशियो क्या मानते हैं, 1:1। तो 75,000 मैंने ए को दे दिए होंगे और 75,000 मैंने किसको दे दिए होंगे, बी को। दिस द सफिशिएंट प्रॉफिट। इसके अगेंस्ट हम लोग चलते हैं। यहाँ पर आकर के पॉइंट ये रोकना होगा कि जब भी आपका P&L एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है। ये तो मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे एज अ टीचर पता था कि मैं सफिशिएंट ही पढ़ा रहा हूँ, पर जब आप पेपर देने जाओगे आपको थोड़ी ना पता है कि आपका प्रॉफिट सफिशिएंट पड़ेगा या इनसफिशिएंट। तो ऐसे क्वेश्चन में हम पहले से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह लिख लेते हैं। जैसे ए का इंटरेस्ट 2 लाख है, बी का इंटरेस्ट 1 लाख है, और टोटल करेंगे तो कितना हो गया, 3 लाख। देन सैलरी है यहाँ पर बी की 50,000, टोटल में जाऊंगा तो 50,000 है। इसके बाद कमीशन है ए की 1 लाख रुपया, यहाँ टोटल में जाऊंगा तो कितना है, 1 लाख। इसको जोड़ लगा देंगे तो यहाँ से इसका टोटल अमाउंट बनेगा 3 लाख, इसका टोटल बनेगा 1.5 लाख। मेरी टोटल नीडेड अमाउंट कितना है, 4.5 लाख। यानी अगर मैं इस डेफिनेशन को कंप्लीट करूं तो मैं ये कहूंगा कि मेरी फर्म के पास 4.5 लाख का मिनिमम प्रॉफिट आना चाहिए, तभी मैं पार्टनर्स को क्या दे पाऊंगा, ये अप्रोप्रिएशंस के अमाउंट दे पाऊंगा जो पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए हैं। और पार्टनरशिप डीड में लिखे हैं तो एक चीज जरूरी है, एक क्वेश्चन ये भी है कि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि certain items to be appropriated to partners are not given under what circumstances। तो आप लिखोगे in case of insufficient profit sum, मतलब पार्टनर को जो हमने कमिट करा तो उससे अमाउंट कम तब हो सकता है, देने से मना कर सकते हैं। तो उसका आंसर इन केस ऑफ लॉस और इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट हम कम दे पाएंगे, सफिशिएंट में पूरा दे पाएंगे, लॉस में देंगे ही नहीं अप्रोप्रिएशंस को। तो हमने क्या करा, अप्रोप्रिएशन की टेबल बना दी। अप्रोप्रिएशन की टेबल बना करके जो इनकी अप्रोप्रिएशन आई उनकी रेशियो बना ली। रेशियो आ गई मेरी 2:1। ये रेशियो ऑफ कहलाती है क्या, ये कहलाती है रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। अब इसको किसके साथ मर्ज नहीं करना है, इसको किसके साथ मर्ज नहीं करना है, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मर्ज नहीं करना है जो मैंने इक्वली बाय डिफॉल्ट दी थी। यहाँ एप्रोप्रिएशन की रेशियो यूज हो रही है। अब मैंने आपको आंसर दिया कि मेरी फर्म में जो नेट प्रॉफिट है, मेरी फर्म में जो नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ 2,25,000 का है। अब मुझे पार्टनर्स को देने के लिए कम से कम कितना चाहिए था, 4.5 लाख, लेकिन प्रॉफिट ही 2.25 लाख का हुआ। तो हम पार्टनर्स को बोलेंगे भाई ये डिविजिबल प्रॉफिट मान लो अपना कितने रुपए का, 2.5 लाख रुपए का, और ये 2.5 लाख रुपए मिस्टर ए एंड बी हम आपको दे देते हैं किस रेशियो में, एप्रोप्रिएशन रेशियो में, जो कि कितनी है, 2:1 है। तो 2:1 मतलब कितना हो गया, 2/3 1/3। तो इसका 2/3 मैंने दे दिया, 2,25,000 का अमाउंट है, आई एम सॉरी। तो इसको मैंने दे दिया, इसमें कितना अमाउंट, 1.5 लाख का ए को, और 75,000 किसको दे दिया, बी को। अब क्या कहा मैंने इन दोनों को कि भैया जो कुछ भी है वो ये 2,25,000 ही है जो हमने तुम्हारे में बांट दी है। अब ए तेरे को 1.5 लाख दे दिए, अब तू चाहे इसमें अपनी इसको सैलरी मान, चाहे तो इसको अपनी कमीशन मान, या कुछ इंटरेस्ट कुछ कमीशन हो, तेरी सिरदर्दी है। हम तो कितने रुपए देंगे इन ऑल, 1.5 लाख। मैंने कहा था मैं नेमिंग नहीं करेंगे अब कि भाई मतलब इसमें इंटरेस्ट कितना है, सैलरी कितनी, नेमिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट अमाउंट देंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से। दोबारा बोलूं तो हमने प्रॉफिट को, अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो तो मैं अप्रोप्रिएशंस कैसे करते हैं, लाइन लर्न कर लीजिए, इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट को एलोकेट कर देते हैं, और यहाँ पूरा अमाउंट दे पा रहे हैं। अब अगर हम क्वेश्चन में पहले से ही आपको लॉसेस दे दें कि फर्म को 1 लाख रुपए का नेट लॉस हुआ है, अगर क्वेश्चन में आपने पढ़ लिया नेट लॉस है,
और ये तीनों आइटम बाय नेचर एप्रोप्रिएशन है। तो पहली बात तो आपके आंसर में P&L एप्रो नहीं बनेगा, P&L अकाउंट बनेगा, क्योंकि एप्रोप्रिएशन तब बना दे जब कुछ प्रॉफिट हो कम से कम, जब कुछ है ही नहीं तो P&L बनेगा। नेट लॉस ब्रॉट डाउन लिखेंगे 1 लाख रुपए, और ये लॉस पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे डिविजिबल लॉस के नाम से ए और बी में, उनकी एग्रीड रेशियो में, जो कि कितनी है 1:1, 50,000 और 50,000, टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 1 लाख रुपया। नोट क्या दे देंगे, नो एप्रोप्रिएशन इन केस ऑफ लॉसेस। हमने लॉस के केस में कोई भी एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स को नहीं करनी है। ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई का, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, इसी के बाद वो कैपिटल अकाउंट वगैरह करंट अकाउंट बनाने को कह देते हैं।